सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो गाइज इस वीडियो में हम करेंगे एसएफएम थ्योरी मैराथन फॉर 1 आवर। 1 आवर में हम पांचों चैप्टर कवर करेंगे 8 कैटेगरी के बहुत अच्छे से, मतलब इन नॉट इन डिटेल बट पॉइंट ऑफ व्यू विल बी लर्निंग एंड जस्ट गोइंग थ्रू। तो हम करते जाएंगे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये पढ़ना आपको जरूरी है, सिर्फ पॉइंटर से काम नहीं चलता, अंदर का भी लिखना पड़ता है। अगर मार्क्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे और पढ़ते जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आए ना, ध्यान में एक चीज लाना, आईपीओ। आईपीओ रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो आईपीओ सिर्फ 3 वर्ड बन जाते हैं, आई पी और ओ। आई से आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढो, फिर बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढो पी से, और ओ से आपका जो है ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड चाहिएगा अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स तो तुमको रखने ही पड़ेंगे जब आईपीओ लगा रहे हो, और डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ेगी आपको। ये रिजल्ट जो है एनालाइज करने पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है आईपीओ आईडी फॉर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द की डिसीजंस फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। अब देखो ऊपर क्या था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, तो उसके फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, ठीक है, बेस्ट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज होना। बट अब आता रही है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के डिसीजन क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के 4 डिसीजन होते हैं। एक तो सबसे पहले पैसा है ही नहीं, पैसा लाओ, फाइनेंसिंग डिसीजन। देन आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन डिविडेंड डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट कर दी तो पैसा रिटर्न कितना करना है लोगों को डिविडेंड के रूप में। और लास्ट में पोर्टफोलियो डिसीजन। पोर्टफोलियो मतलब आपका जो पोर्टफोलियो रखने वाले हो वो कैसे, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल कैसे रखे, स्टॉक में रखे, शेयर में करके, म्यूचुअल फंड में रखे, कहाँ रखना है जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दे, बेस्ट रिफंड दे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन वही बात है, मोड ऑफ फाइनेंस या तो इक्विटी होगी या डेट होगी। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए फंड। और डिविडेंड डिसीजन आप देख लो कि आपको शेयर होल्डर भी खुश रहे और री इन्वेस्टमेंट भी हो जाए कंपनी में। और लास्ट आप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ टूल्स किस कहाँ होनी चाहिए, पोर्टफोलियो डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बात करता है आपकी स्ट्रेटेजी। एंटरप्राइज लेवल पे स्ट्रेटेजी कितने टाइप की होती है? तो 3 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल एंड देन आती है हमारी फंक्शनल लेवल। अब देखिए कॉर्पोरेट लेवल में क्या होगा, कॉर्पोरेट लेवल में क्या होगा कॉर्पोरेट लेवल में होगा कि वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं बिजनेस कैसे चलेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बिजनेस की। तो मेन वो बनाते हैं, उनको 3 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। SFA। SFA मतलब सूटेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। सूटेबल क्या, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। फिजिबल मतलब इतने रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए जो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिबल हो, हमारी स्ट्रेटेजी फिजिबल कर जाए, इतने हमें रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जो भी है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, किसको, स्टेक होल्डर को, क्योंकि स्टेक होल्डर ही है जो जिनके लिए कंपनी काम करती है, वही स्टेक होल्डर, हर वो बंदा जो कंपनी में इंटरेस्ट लेके बैठा है। तो स्टेक होल्डर को एक्सेप्टेबल होने चाहिए और फिजिबल होनी चाहिए एज पर रिसोर्सेज, और सुटेबल होनी चाहिए फॉर कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये लोग जो है ऑपरेटिंग ये करते हैं, प्रैक्टिकल जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑपरेटिंग यूनिट्स पे, एंड देखते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, कौन सी सर्विसेज डेवलप करनी है, कौन सा प्रोड्यूस करना है, कौन सा नहीं करना है। तो बिजनेस लेवल मिडिल लेवल हो। देन फंक्शनल लेवल, जब उस बिजनेस को फंक्शन पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे HR फंक्शन, RD फंक्शन, सेल्स, ये सब फंक्शन हो जाते हैं, उन सबको हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस फंक्शंस में, तो उसको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो लेवल अलग अलग हो जाते हैं, हर R&D, मार्केटिंग, आपका सेलिंग, और ये मार्केटिंग हो गया, R&D हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और ऑपरेशन, HR, ये सब फंक्शन में आ जाता है फिर बिजनेस के बाद। तो 3 स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। ठीक है, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत लिखना भी, सिर्फ पॉइंटर से काम नहीं चलता। उसके बाद चलते हैं आगे। 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चाहिए होता है हमको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स और फाइनेंशियल गोल्स हमको अचीव करने वाली ऐसी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर दे हमारे फाइनेंशियल टूल और रिसोर्स को यूज करके। वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के। उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी इज लिंक्ड टू फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे लिंक्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? देखो, किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है फाइनेंशियल टर्म में देखी जाती है। ठीक है, और जो शेयर होल्डर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो क्या मतलब।
तो इसलिए फाइनेंशियल पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो शेयर होल्डर को वेल्थ मैक्सिमाइज करके दे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब लिंकेज कैसे देख सकते हैं हम, ये एग्जांपल है जहाँ पे लिंकेज देखा जाता है। सबसे पहले मैनर ऑफ रेजिंग कैपिटल है सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो जब भी हम कैपिटल ला रहे हैं तो हम देखते हैं सोर्स क्या है, आइदर तो दैट है इक्विटी है, तो ये हमको देखना पड़ता है एज पर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद कट ऑफ रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए भी हमको देखना पड़ता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट और फंड एलोकेशन के लिए भी हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, बिकॉज फाइनेंशियल पॉलिसी जो भी रहे ऐसी होनी चाहिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट और फंड एलोकेशन प्रोवाइड कराए। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में भी आपको एसएम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिंकेज दिखता है आपको दोनों में। और इशू ऑफ बोनस शेयर, जब आपके पास एक बार डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन और इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए भी आपको एक बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है हमको 5-6 जो पॉइंट्स हैं कि ये चीज़ों आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, अलग अलग आपको करना पड़ता है दोनों का। तो आपको ये दोनों करने पड़ते हैं। तो इस रिगार्ड में हमको ये देखना पड़ता है, सब कुछ लिंकेज में है नहीं है। तो इनको याद कैसे करें? एग्जाम्पल, अगर यही एग्जाम्पल आ जाता है कि हाउ कैन इट बी सीन लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। तो देखो इनको ऐसे याद करो, पूरा एक बिजनेस प्रोसेस ही है। सबसे पहले फंड रेज किया जाएगा, उसके बाद कट ऑफ रेट देखा जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कहाँ पे कॉस्ट आपको कम पड़ रही है, ठीक है, कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है, उस जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेट कर दिया, उसके बाद आपको फॉरेक्स मैनेज करना है और लिक्विडिटी मैनेज करना है, और लास्ट में आपको डिविडेंड और बोनस शेयर इशू करना है जब आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये 7 पॉइंट ऐसे याद कर सकते हो, फ्लो में याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके अंदर लिख देना जो पड़ा है। तो ये आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इनको साथ में चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइनेंशियल गोल और सस्टेनेबल ग्रोथ। तो देखो इसमें बोलता है सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर हेल्थी। देखो फाइनेंशियल गोल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, बैलेंस करना, ठीक है। सेल्स इंक्रीजेस कर, देखो ये बोलता है कि जो है फोर्स, सो गाइस तो चलिए देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखो इसमें बोला गया फाइनेंशियल गोल और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है दोनों को कैसे देख सकते हैं आप। तो देखो फाइनेंशियल गोल और सस्टेनेबल ग्रोथ जरूरी है कंपनी के लिए, बिकॉज सस्टेनेबल लंबी टाइम की बात करती है। देखो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की कोई मतलब नहीं है, आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म में चलाना है तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कई बार डीमार्केटिंग कंपेयर करना पड़ता है कि अगर सारा पेट्रोल आज खर्च हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो ऑयल कंपनीज ने ऐसा किया, डीमार्केटिंग अपनी चलाया। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ को लेके चल रहे हैं कि लंबे टाइम तक चलेंगे, हम सस्टेन रखना है, ठीक है। तो सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ भी होना चाहिए। इसमें पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इनको याद कर सकते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ हेल्पफुल फॉर हेल्थी कॉर्पोरेट प्लानिंग, ठीक है। ये फोर्सेस मैनेजर टू सेल्स इंक्रीज एंड टू सेल्स ग्रोथ ऑल्सो। देन कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नॉट कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। देन वही एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्यूल इंडस्ट्री वाला। एंड फिर ये पॉइंटर्स जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, भाई ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन जरूर कोट करना जब एग्जाम में आता है, तो ये सेम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैसे निकलता है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकलता है आपका SGR, ठीक है। SGR कितना होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन sales that can be achieved given with the firm profitability। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है कि ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हटा दो, मतलब जितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया ROE, मतलब आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप इन्वेस्टमेंट रेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कितनी ग्रोथ होगी, वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बताता है आपका, ठीक है। तो ये हमारे SFM में प्रैक्टिकली भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, वही है, ठीक है, B/R जो पढ़ते हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के कुछ अज्यूम्पशन है जो हमको देखना पड़ता है बिजनेस को, कि टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, टारगेट आपका डिविडेंड पे आउट क्या होगा, और
टारगेट डिविडेंड आपका इंक्रीज सेल्स कैसे करें एज मार्केट ग्रो। तो टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, टारगेट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैसे सेल्स को इंक्रीज करें रैपिडली मार्केट कंडीशन अलाउ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। तो ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, सबसे पहले देखेंगे टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव फॉलोइंग थिंग्स, कि 5 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अब इसको खुद से सोच के देखो कि अगर आपको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना है तो आप देखो 8 पॉइंट है, उसको खुद अप्लाई करके देखो कि आप सबसे पहले आपके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। एक इनकम के सोर्स पे कितनी देर तक टिकोगे अगर फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना है। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक वे से ज्यादा जनरेट करने का इनकम होना चाहिए, ठीक है। वन सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, 2 पॉइंट सिमिलर है, याद रह जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली करनी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और आपको फाइनेंशियल सिस्टम एडवोकेट होने चाहिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल आपका सिस्टम, 3 चीजें यहाँ पे लगातार है, आपको फाइनेंशियल से रिपीटेड है। देन गुड पब्लिक इमेज होगी तो आप फाइनेंशियल सस्टेनेबल होगी, कोई भी आपको लोन वगैरह दे देगा। और उसके बाद बी क्लियर अबाउट योर वैल्यूज, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए आपकी वैल्यू क्या है मार्केट। तो ये 5 पॉइंट, 7 जो पॉइंट है, 7-8 जो भी पॉइंट है आपको ऐसे याद करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपके पास दो पॉइंट, आपको मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, मोर देन वन वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, एंड आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली कर लो, आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम एडवोकेट होना चाहिए, एंड गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए, और आपकी वैल्यूज के बारे में आप क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे फाइनेंशियली सस्टेनेबल थे, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कैसे करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाता है आपकी क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स वर्क, अट्रैक्ट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ, ठीक है। उसके बाद आपको एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अगर आप ये अपनी दिखा पाओ कि आपको और लिवरेज मिल सकता है, आपको पैसा फर्दर रिसोर्स मिल सकते हैं, तो वो होना चाहिए। एंड लास्ट में कम्युनिटी सपोर्ट मिले आपको, ऐसा काम करो। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए आइडेंटिफाई कर सके आपकी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एडुकेट स्टाफ होना चाहिए, कॉम्पिटेंट रिटेन अट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। साथ में आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ अपनी रिसोर्सेज, ताकि आपको फर्दर रिसोर्स मिल पाए, और कम्युनिटी सपोर्ट भी होना चाहिए। देन चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस अब ये क्या बात करता है कि ये बोलता है कि जो ये क्या ये अलग अलग काम कर सकते हैं, वही बात कि इंटरफेस होता है। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और जो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है वो क्लियरली पता होनी चाहिए आपकी कंपनी को, ठीक है। और स्टार्ट हो जाती है मनी, चलो। सो लास्ट पॉइंट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर, इंटरफेस ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर वैसे ही फाइनेंशियल ग्रोथ जैसा पड़ा था। इसमें 5-6 पॉइंट हमको वो देखने की, हमको कहाँ कहाँ पे लिंकेज देखना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल का और पॉलिसी का, बिकॉज मनी जो है बिजनेस मेन का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हो जाता है। तो आपको फाइनेंशियल पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ लिंक करके चलनी पड़ेगी, चाहे फाइनेंशियल को सोर्स कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कर रहे हो, फिर चाहे डिविडेंड डिसीजन कर रहे हो। तो ये कैन नॉट बी वर्क इन आइसोलेशन, यू हैव टू वर्क इन टुगेदर, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया इस मैराथन में, और हमें अभी करीब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-12 मिनट हुए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे हमारा हो गया खत्म फर्स्ट चैप्टर।
सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर, नॉट अनदर वीडियो। अब दूसरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 5। दूसरी वीडियो मतलब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट हम फटाफट खत्म करेंगे, पढ़ के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, टाइप ऑफ रिस्क फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन बता दो कौन कौन से होते हैं। तो ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। देखो, सबसे पहला स्ट्रेटेजिक रिस्क कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बिजनेस को चलाने की, अगर वही फेल हो गई तो सबसे पहला रिस्क होता है कंपनी को स्ट्रेटेजिक रिस्क। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क, अगर आपने इतने लॉज रेगुलेशन है ना आजकल कंपनीज एक्ट से भी ये वो फल, अगर वो फेल हो गए तो कंप्लायंस रिस्क आ जाएगा। ऑपरेशनल रिस्क, जो मेन ऑपरेशन है, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, मशीनें नहीं चल रही हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो फिर ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क, पैसा ही नहीं बचा आपके पास इनफ अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो फाइनेंशियल रिस्क का राइज हो जाता है। क्रेडिट वगैरह, रेटिंग वगैरह आपकी डाउन हो जाती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो 4 पॉइंट है मेनली। 4 रिस्क हैं, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कॉम्प्लायंस। अब फाइनेंशियल की भी 5 पॉइंट है आगे, उसको शॉर्ट ट्रिक है आईपीसी से लिक्विडिटी। उसमें क्या क्या है देखो, आई फॉर अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क, देन पॉलिटिकल रिस्क एंड आपका करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? काउंटर पार्टी मतलब आपने किसी और की मतलब आपने कोई प्रोडक्ट, काउंटर पार्टी क्या होता है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए लोन लिया हुआ है और लेटर ऑन आपको पता चला कि वो जिस पार्टी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता उसने आपको पैसा देने से मना कर दिया, तो वहाँ काउंटर पार्टी के चक्कर में आपके ऊपर रिस्क राइज हो गया, आपने पैसे ले लिए थे, तो वो होता है काउंटर पार्टी रिस्क, जब कोई पर्सन जो आपको पैसा देने से मना कर देता है ऑब्लिगेशन से। देन पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क राइज होता है, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कई बार एडवर्स एक्शन हो जाती है अगेंस्ट इन्वेस्टर्स, तो उस चीज़ में हो जाता है एडवर्स पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट आपके मतलब बिजनेस फ्रेंडली नहीं होती, जिसमें कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि कन्फिस्केट कर दी आपकी ओवरसीज प्रॉपर्टी को, राशनिंग हो गई रेमिटेंस की, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी फॉरेन करेंसी में नहीं लेके जाना, ठीक है, ओवरसीज में होता है जनरली, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो वो आपको इशू कर दे, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग कर देंगी, इनवैलिडेट कर देंगी पेटेंट्स को और प्राइस कंट्रोल कर देगी आपके प्रोडक्ट के। तो ये सब वो कर सकती है दूसरी कंट्री की, होस्ट कंट्री की जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो बढ़ जाता है आपका प्राइस, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, बोरिंग और लैंडिंग रेट का जो स्प्रेड होता है वो जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये रेट्स का राइज हो जाता है। देन करेंसी रिस्क क्या होता है, डॉलर जो बढ़ता घटता है, आपने आज पेमेंट करनी है बट पेमेंट लेट हो रही है, क्या पता डॉलर का प्राइस बढ़ जाए तब तक, तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ही पैसे नहीं बचे दे करने के लिए, तो वो आपके पास पैसे कमी हो जाएंगी, तो वो लिक्विडिटी रिस्क में होता है, जब कैश जनरेट नहीं कर पा रही ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडिटी। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं मेनली। तो अगर फाइनेंशियल रिस्क को डिटेल में पूछा जाए तभी ये क्वेश्चन का आंसर करना, वरना मेनली 4 क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उसको फाइनेंशियल रिस्क को आप नाम बता सकते हो, बट अगर फाइनेंशियल रिस्क का ही बोला जाए कि व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, तब आप इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब बोला है फाइनेंशियल रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम, देखो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि रेशियो डेट और कैपिटल का अगर स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो हमारा डेट का जो है आपको इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह ज़्यादा हो जाएगी और उनका पार्ट कम रह जाएगा, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि फाइनेंशियल रिस्क शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कोई भी बैंक फेल हो गया, ठीक है, जैसे लेमन ब्रदर्स 2008 में कर गया था, और अभी ये पीछे कर गया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रिसेंटली बैंक फेल हुआ है, क्या नाम है यार उसका, मेरे को नाम ही याद नहीं हो रहा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा उसका नाम, मेरे को एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा नाम। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग फेल हो जाता है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि उन्होंने अगर ज़्यादा लैंड कर लिया, एक्सेस लैंड कर लिया, तो फिर वो पे आउट करना मुश्किल हो जाएगा, ना ही ज़्यादा लैंड करना है ना ही ज़्यादा बोरो करना है, तो वो दोनों इशू होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन चलते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क ये चीज़ होती है, थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू एट रिस्क की आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एक दिन में या एक टाइम में, एक टाइम होरिजन में, मतलब 1 महीने में, 1 दिन में, या 15 दिन में, या 10 दिन में, जो भी आपका टाइम। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में टी इंटू में एस डी अंडर रूट। वो जो निकालते हैं हम वैल्यू एट रिस्क, जो प्रैक्टिकली निकालते हैं वही है, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, एक ये टाइम वही लिखा हुआ है कि एक टाइम पीरियड में आपको कितना लॉस हो सकता है, उसका ये जो है मेथड है आपको पता लगाने का। तो वीआर के 2 बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि क्या वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा और बट कितना लॉस हो जाएगा। उसके बाद देखो फीचर क्या होते हैं वीआर के फीचर होते हैं कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेट
सबसे पहला क्या होता है VAR, तो 3 कंपोनेंट पर काम करता है। टाइम होरिजन, कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 99, और लॉस इन परसेंटेज, कितना लॉस हो सकता है कितना आपका 99% पे कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और टाइम पीरियड उसको मल्टीप्लाई करके आपको निकालता है। उसके बाद चलते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड है, बिल्कुल है। टाइम होरिजन बताता है, प्रोबेबिलिटी यूज करता है, एस डील वगैरह लगा, कंट्रोल रिस्क को मेजर करता है, और जेड स्कोर के अकॉर्डिंगली काम करता है, डेविएशन कितना है आपका। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये आता है कंपोनेंट तो आपको 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्या कंपोनेंट क्या क्या, तीन कंपोनेंट कैलकुलेशन के, देन स्टेटिस्टिकल मेथड, टाइम ओरिजिन है आपका, प्रोबेबिलिटी है, रिस्क है, और जेड स्कोर है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ VAR। एप्लीकेशन ऑफ VAR की मतलब 4 एप्लीकेशन क्या है VAR की। सबसे पहले आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बता देते हैं। MBF डिसाइडिंग टूल है ये। MBF डिसाइडिंग टूल इसकी शॉर्ट ट्रिक, मेमोरी ट्रिक है। आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बता देता है, एक पोर्टफोलियो में कितना हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है। बेंचमार्क है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। बेंचमार्क है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए किसी भी ऑपरेशन या ट्रेडिंग की। फिक्स कर देता है आपकी लिमिट्स की, आपको फ्रंट ऑफिस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कितना लॉस हो सकता है वो फिक्स कर देता है लिमिट। इनेबल करता है डिसाइड करने में आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एंड एक टूल हो जाता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का। तो MBF डिसाइडिंग टूल मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट बताता है। B4 आपका बेंचमार्क है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। F4 आपके लिए फिक्स कर देता है आपकी लिमिट्स, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एंड आपको टूल फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है। तो MBF डिसाइडिंग टूल इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर VAR की मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन एप्लीकेशंस। उसके बाद एक शॉर्ट मेथड बताना है हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे काउंटर पार्टी रिस्क। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि अगर रिसोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है होस्टाइल इंसॉल्वेंट पार्टी ने, अगर होस्टाइल इंसॉल्वेंट पार्टी रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट कर देती है तो आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाता है काउंटर पार्टी रिस्क। तो देखो सबसे पहले फेलियर करने, आप फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्स, फेलियर मतलब आप फेल कर पाए। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से रिसोर्सेज लगा लो, रिसोर्सेज नेसेसरी रिसोर्स करने के लिए फेल हो गए, ऑब्टेन करने के लिए रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है गवर्नमेंट ने। काउंटर पार्टी रिस्क इन केस में हो सकता है कि काउंटर पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रही इन चीज़ों की वजह से। होस्टाइल एक्शन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का, और लेट डाउन कर दिया थर्ड पार्टी ने जो आपको पैसे देने वाली थी, उन्होंने भी लेट डाउन कर दिया और इंसॉल्वेंट हो गए। तो 5 पॉइंट है, उन 5 पॉइंट उसको ऐसे याद रख लेना। रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड बाय होस्टाइल इंसॉल्वेंट पार्टी। टेक्निक क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए, टेक्निक क्या है, जब भी किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो या डील करो तो उसकी ड्यू डिलीजेंस कर लो, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस कर लो, ज्यादा कमिट मत करो कि एक बंदे को ही सारा पैसा मत कर लो, सारे कॉन्ट्रैक्ट एक ही बंदे को मत देखो, उसके औकात देख के करो। उसके बाद एक्सपोजर लिमिट पता होनी चाहिए कि अगर इतना लॉस हुआ तो मैं झेल जाऊंगा, वरना मेरे बस की नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद है क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली करवाते रहो उस बंदे का कि भाई सही चल रहा है बंदा, खराब हो गई सिचुएशन। रैपिड एक्शन लो अगर कुछ भी आपको शक होता है। और लास्ट में परफॉर्मेंस गारंटी यूज कर सकते हो इनकेस अगर ऑब्लिगेशन फेल होता है तो आप कुछ तो है आपके पास जाके उसका वो करने में। उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कुछ तो है मतलब आपके पास, ये चीज हम देख सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस ये करते हो तो आप। तो ये काउंटर पार्टी से बचने की टेक्निक्स हैं, और ऊपर वाले हमारे रिस्क थे, होस्टाइल रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड बाय होस्टाइल इनसॉल्वेंट पार्टी। उसके बाद है हाउ शुड कंपनी असेस पॉलिटिकल रिस्क को कैसे पता चलेगा और उसकी टेक्निक क्या होंगी, ठीक है। तो देखो पॉलिटिकल रिस्क कैसे पता चलता है, मैप की पॉलिटिकल रैंकिंग, इट इज शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, मेमोरी ट्रिक है। तो देखो मैप से क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देखो, ठीक है, पॉलिटिकल रैंकिंग से पॉलिटिकल रैंकिंग रेफर कर लो, कैसे पता चलेगा किसी कंपनी की किसी कंट्री की पॉलिटिकल रैंकिंग कैसे है। सबसे पॉलिटिकल रैंकिंग देख लो कैसी है उनकी, जैसे मोदी जी का नंबर देखो पूरे इंडिया में कहाँ पे आता है, या बीजेपी गवर्नमेंट का, या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देख लो इस देश की, या फिर पॉपुलैरिटी देख लो करंट गवर्नमेंट कितनी पॉपुलर है। और एडवाइस ले सकते हैं जो यहाँ पे आपकी फॉरेन एम्बेसीज काम कर रही है, उनको ज़्यादा पता होगा, उस देश में रह रही है, उनको पता है कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ऐसे याद करोगे। उसके बाद टेक्निक क्या है मिनिमाइज करने की। सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखो तो लोकल एंटरिंग इनटू प्रायर नेगोशिएशन, लोकल सोर्सिंग फ्रॉम मटेरियल, लोकल फाइनेंस करो, लोकल ही रॉ मटेरियल लो, उसके बाद एंट्री करो जॉइंट वेंचर में और प्राइवेट नेगोशिएशन कर लो पहले। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको वैल्यू, इस चीज की वैल्यू रहेगी। देन चलते हैं आगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
इन 4 में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट सच एज डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, मॉनेटरी एक्शन हो गया, राइज रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, आई फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, देन आपका एस फॉर स्टॉक मार्केट चेंजेस एंड ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एसेस करने के इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो ये आपके हो गए एमटी फॉर इसकी राइज इन मॉनेटरी एक्शन फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसको याद कैसे करोगे, मॉनेटरी से रिलेटेड वर्ड है तो मॉनेटरी से कहाँ राइज, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, तो राइज इन मॉनेटरी एक्शन। लास्ट पॉइंट है करेंसी रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेंसी रिस्क हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3 तरीके हैं इसके, दो पॉइंट हर पॉइंट से देख लो। लोकल 2 गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, 2 पैरिटी से रिलेटेड पॉइंट है, 2 नेचुरल कैलेमिटी से। जो क्या है, गवर्नमेंट के एक्शन और गवर्नमेंट का चेंज होना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट के एक्शन से चेंज हो जाता है करेंसी रिस्क और गवर्नमेंट चेंज होने से। उसके बाद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट, एक आईआरपी एक पीआरपी जो हमने पढ़ते हैं फॉरेक्स में, परचेज प्राइस पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। द नेचुरल कैलेमिटी और वार कूप रेवेलियन, तो 2 पॉइंट हो गए, वार कूप रेपेलियन, नेचुरल कैलेमिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेज प्राइस पैरिटी, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट चेंज। तो 2 पॉइंट गवर्नमेंट के, 2 पॉइंट पैरिटी के और 2 पॉइंट नेचुरल के, याद करने का तरीका। इनहेरेंट रिस्क क्या बोलते हैं कि मार्केट और इनहेरेंट, दे आर इनहेरेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केट। क्या रिस्क जो है इनहेरेंट इंटीग्रल पार्ट है, यस ऑफ कोर्स दे आर इन सिस्टमेटिक रिस्क जो है पार्टिकल शेयर अप डाउन होता है, तो वो जो है ये पार्ट होता है मार्केट का। जनरल राइज शेयर प्राइस इज रेफर्ड एज बुलिश ट्रेंड, whereas the general fall in share prices is bearish trend. In other words, share market moves between the bullish and bearish phase. So market movement can be easily seen in the moment of prices such as on BSE index and NSE index. तो इंटीग्रल पार्ट होता है मार्केट का जो रिस्क है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। सबसे पहले करेंसी रिस्क हमने पढ़ लिया। करेंसी रिस्क 2 गवर्नमेंट के पॉइंट, 2 पैरिटी के पॉइंट, 2 नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड, राइज इन मॉनेटरी एक्शन, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड आपकी मैप की पॉलिटिकल रैंकिंग क्या होती है, हाउ टू एसेस पॉलिटिकल रिस्क, ओके। देन आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। इसको हमने देखा था, रिस्ट्रिक्शन रिसोर्सेज बाय होस्टाइल इनसॉल्वेंट पार्टी, और इसको टेक्निक इजी है, ड्यू डिलिजेंस करो, उसके बारे में डो नॉट ओवरकमिट, एक्सपोजर लिमिट पता होनी चाहिए, क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली करो और परफॉर्मेंस गारंटी लो उसकी। देन मेन एप्लीकेशन हमको पीआर की एक्सप्लेन करनी थी, वो हमने पढ़ लिया था। एमबीएफ डिसाइडिंग टूल हमने उससे पहले पढ़ा था। वार के जो कंपोनेंट होते हैं, फीचर्स क्या है वार के, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल रिस्क कैसे पता चलता है, और हमने पढ़ा था हमारा टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज 2 चैप्टर्स यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं, और करीब आधा घंटे का टाइम हुआ है। आधे घंटे में हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, और हमारा टारगेट है 1 घंटे में और भी 2 चैप्टर्स एटलीस्ट कर लें, 3 नहीं तो 2 कर लें, तो हमारा 1 घंटे में 4 चैप्टर्स हो जाएंगे इजीली। तो गाइज ये चैप्टर्स इसी हैं एसएफएम के। आप 2-3 थ्योरी रीडिंग इसकी दे दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे इसमें से आता है तो। अगर देखो प्रैक्टिकल चैप्टर में से आया तो उसकी कोई गारंटी है नहीं, अगर इसमें से आएगा मोस्ट प्रोबेबली आता है, बट कभी कभी ऐसे खेलने के मूड में होती है तो वहाँ से दे देती है, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट के साथ ही। मेनली फोकस थ्योरी का इन पे रखो, बाकी उनको तो कॉन्सेप्ट जहाँ पढ़ रहे हो, जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर कर सकते हो, वहाँ पे पेपर में आता है तो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारा, दैट वुड बी स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर है। जनरली हर बार कई बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो ये अच्छे से करें। स्टार्टअप फाइनेंस आजकल ट्रेंड में भी है, हर कोई स्टार्टअप खोल के बैठा है, जाके देख लो कोई भी, ये वाला वो वाला, ये वाली वो वाली, ठीक है। तो स्टार्टअप फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप कहते हैं किसको, स्टार्टअप किसको कहते हैं। स्टार्टअप ये नहीं है कि आपने कुछ भी खोल लिया, स्टार्टअप होता है अब 10 साल तक कोई भी कंपनी स्टार्टअप कहलाती है, एंड जो है एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, ठीक है। 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, जिस साल 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ खत्म, स्टार्टअप कहलाना खत्म, ठीक है। एंटिटी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कुछ इनोवेट कर रहे हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। और आपका
जो है एंटिटी रिकंस्ट्रक्शन वगैरह से नहीं बनी चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, उसको स्टार्टअप बोलते हैं, वरना क्या स्टार्टअप। ठीक है, तो दीज आर 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, और ये लिख के हो गए आराम से 4 मार्क मिलेंगे। आई थिंक ये मेरे को भी एक बार लिख के आया, मेरे को मिले हैं इसमें 4 मार्क पूरे। तो ये 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, हो भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होंगे। ठीक है, और इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप क्या होते हैं, इसके देखो शॉर्ट ट्रिक है, 3 पॉइंट है, पर्सनल से रिलेटेड, पड़ोसी से रिलेटेड, और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। पर्सनल से रिलेटेड क्या है, देखो आपका है पर्सनल से रिलेटेड है, पर्सनल फाइनेंसिंग करो, पर्सनल क्रेडिट लाइन अपने क्रेडिट कार्ड से, फैमिली और फ्रेंड से पैसा मांग लो। ठीक है, वही लोग होते हैं आपके आसपास में जो आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, 3 हो गए पर्सनल से रिलेटेड। पर्सनल फाइनेंसिंग, खुद से पैसा लगाओ, अपने पास है तो। पर्सनल क्रेडिट लाइन, क्रेडिट कार्ड से लगा दो, खुद के पास नहीं है तो फ्रेंड वगैरह से लेके लगा दो। पीयर टू पीयर लैंडिंग, पीयर मतलब आपके लेवल के जो है उन लोगों से ले लो। ठीक है, आसपास कुछ लोग साथ में आ जाते हैं, वो करते हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग बोलते हैं। क्राउड फंडिंग, ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से आपको पैसा मिल जाता है, क्राउड फंडिंग। और माइक्रो लोन्स, फिर उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग। और माइक्रो लोन मतलब छोटे जो कंपनीज वगैरह होती है वहाँ से लोन ले लो। और तीनों जो बिजनेस रिलेटेड ये 3 पॉइंट है, फैक्टरिंग, वेंडरिंग फाइनेंस और फैक्टरिंग, वेंडिंग फाइनेंस और परचेज ऑर्डर फाइनेंस। वेंडर फाइनेंस क्या होता है, ये व्हीकल वगैरह आपको लोन उसमें मिल जाता है, ये आप क्या करते हैं, सॉरी, वेंडर फाइनेंस क्या होता है, ये जो आपको है वेंडर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, जनरली 60 दिन का अगर क्रेडिट लिमिट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मान लो कि स्टार्टअप अभी पैसा नहीं है, जब आएगा तो वापस कर देंगे, तो वो होता है वेंडर फाइनेंस। परचेज ऑर्डर फाइनेंस, कुछ ऐसी कंपनीज है जो परचेज ऑर्डर के बेसिस पर फाइनेंस दे देती हैं, और जब आपकी सेल हो जाए जब हम उनको रिफंड कर देना परचेज ऑर्डर पे जो आपने लोन लिया है। फैक्टरिंग होता है, आपको पता है फैक्टरिंग क्या होता है, अपने डेटर्स को सेल आउट कर दो और डिस्काउंट पे ले लो पैसा, और बाद में वो अपने आप निकलवा लेंगे पैसा जिनको हम सेल आउट करेंगे। तो ये भी होता है। तो 3 पॉइंट्स, पर्सनल क्रेडिट लाइन, पर्सनल फाइनेंसिंग, और आपका 1 पॉइंट था फैमिली एंड फ्रेंड। उसके बाद था आपका ये हमने 3 पॉइंट पढ़े, वेंडर फाइनेंस, पीओ फाइनेंस और आपका फैक्टरिंग, और 3 पॉइंट थे माइक्रो लोन्स, पीयर टू पीयर फंडिंग, क्राउड फंडिंग। तो ये आपके वेज हो गए। पिच प्रेजेंटेशन, पिच प्रेजेंटेशन का तरीका सही है, कोई भी उठा के देख लेना, शार्क टैंक की वीडियो वो जो आते हैं ना वो करते हैं पिच प्रेजेंट, वही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो चला हेलो शार्क, माय नेम इज दिस माय टीम, तो वो अपने पीछे से एक बंदे को लेकर आते हैं कि ये हमारी टीम में भी है, ये हमारे को फाउंडर है। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन हमने निकाला है, ये हमारी टेक्नोलॉजी। उसके बाद सोल्यूशन निकालने के बाद वो कहते हैं, हम वो पूछते हैं कि आपने कितनी सेल की है लास्ट ईयर में, आपका कितना प्रॉफिट है। उसके बाद प्रोजेक्शन, कि आपको कितनी सेल करनी है अगले 1 साल में, वो भी पूछते हैं, देखो कितना टारगेट आपका, कहाँ तक जाना चाहते हो, ये चीज़ भी पूछी जाती है। उसके बाद कंपटीशन पूछते हैं कि कंपटीशन क्या क्या है प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे कि कुछ के कंपटीशन का होता है ना, जैसे अमन गुप्ता ने एक नहीं लिया था, आई थिंक वो उनकी कंपनी का आ गया था समथिंग बोर्ड से रिलेटेड, तो उसको आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब की बार किसी एक तो आया था, मतलब किसी ही शार्क का वो कंपटीशन था, तो वो चीज़ें देखते हैं। उसके बाद बिजनेस मॉडल आपको बताना, बिजनेस मॉडल बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरी तरह से आपको देखना पड़ता है बिजनेस मॉडल कैसे क्या काम करे। बिजनेस मॉडल बड़ी चीज़ होती है, सब कुछ आ जाता है उसमें, टारगेट कस्टमर, बिजनेस प्रोसेस क्या है, कैसे काम करोगे, क्या सेल करोगे, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ आ जाता है बिजनेस मॉडल में। फाइनेंसिंग, इफ ए बिजनेस स्टार्ट बिजनेस फर्म हैज रेज्ड मनी, इट इज प्रेफरेबल टू टॉप। सबसे पहले लास्ट जो क्वेश्चन आता है ना, मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपए इतनी % इक्विटी के लिए, तो फिर आप मांगोगे आपको कितना फाइनेंस चाहिए, कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कैसे कैसे बिजनेस चल रहा है, तो ये लास्ट पॉइंट आता है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद कर देने, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्शंस, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल और फाइनेंसिंग। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं, 3 तरह के मोड्स होते हैं फाइनेंसिंग के। ऊपर पॉइंट क्या था, इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस, यहाँ पे मोड्स ऑफ फाइनेंस है। मोड्स ऑफ फाइनेंस 3 होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, कैपिटल फंड्स। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, सबसे पहले आता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब अपने जूतों में खुद खड़े होना, मतलब किसी अपने बलबूते पे बिजनेस करना, किसी से पैसा वैसा मत लो, जितना पैसा खुद के पास है वो लगाओ, वरना बिजनेस अपने आप से करो, मतलब किसी से फालतू पैसे मत लो, मतलब उधारी वगैरह ना लेके खुद के दम पे लगाना। अब बूट स्ट्रैपिंग के भी कुछ तरीके होते हैं, मतलब बूट स्ट्रैपिंग के 3 तरीके हैं, ट्रेड क्रेडिट, CFL ट्रेड क्रेडिट आपका, देन फैक्टरिंग और लीजिंग। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि वही ये 60, आप इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए मेनली, तो आपको लोगों को विश्वास दिलाना होना चाहिए अपनी बातों पे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे को पैसा चाहिए, मैं बाद में जब मेरे को एक्स्ट्रा क्रेडिट टाइम दे दो, जो पैसे आ जाएंगे मैं रिफंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फैक्टरिंग, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यही सब मैं जो बोल रहा हूँ यही सब लिखा हुआ है।
उसके बाद आपका फैक्टरिंग आता है। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग भाई अकाउंट रिसीवेबल सेल कर दिए, डिस्काउंट पे ले लिया अभी पैसा, जब बाद में पैसा आएगा तो अब अभी पैसा नहीं मिल रहा है तो पैसा डेटर्स दे दो, पैसा ले लो, और जब पैसा आ ही जाएगा आपके पास। लीजिंग क्या होता है? लीजिंग होता है अभी आपके पास पैसा नहीं है तो चीज़ें खरीदो मत, सिर्फ लीज पे ले लो और रेंट देते रहो उनका। अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर इसमें एग्जांपल पीयूष बंसल फॉर कमलेश जुगाड़ू कमलेश। उन्होंने क्या किया था वहाँ पे? देखो ये जनरली क्या होते हैं, मोर फेवरेबल होते हैं एंटरप्रेनर, इंस्टीड ऑफ हेल्प करते हैं स्टार्ट करने में बिजनेस, इंस्टीड ऑफ इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो इनको एंजल इन्वेस्टर होते हैं। ये जनरली आपके आस पड़ोस वाले लोग होते हैं, आपकी फैमिली वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं विदाउट मोर ऑफ थिंकिंग ऑफ एनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इनको ये लॉस भी होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो इनका पैसा डूब सकता है, फिर भी आप में विश्वास करके आपको पैसा देते हैं। ठीक है, तो टिपिकली वो अपनी खुद की मनी लगाते हैं। यही सब बातें लिखी हैं जो बोर्ड में लिखी हैं। ट्रस्ट और जनरली इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हैं कंप्लीटली अगर ये नहीं होती। इसलिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसाइड करते हैं पहले कि हमारी डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम कैसे बाहर जाएंगे, वो कैसे पैसे दोगे या इन्वेस्टमेंट दोगे, कैसे क्या करोगे। तो एंजल इन्वेस्टर आपके लिए बेनिफिशियल काम करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंचर कैपिटल फंड बिल्कुल अपोजिट होता है इन्वेस्ट, इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं आपके उस सबसे, उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करते हैं। लोग क्या होते हैं, ये सब साथ में बैठे होते हैं, एक बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पैसा लगाते हैं, काम करते हैं बड़े लेवल पे। इनमें सीए वगैरह भी होते हैं जो काम करते हैं। तो ये प्रॉपर प्लानिंग वगैरह के साथ पूरे ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन भी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं ये इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल फंड से। तो इन्वेस्टमेंट फंड है बड़े बड़े, वो जो पैसा लगाते हैं। अब ये किस टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक ऑफशोर। 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, डोमेस्टिक ऑफशोर। ऑफशोर में 2 यूनिट है, यूनिफाइड और आपका ऑफशोर स्ट्रक्चर। तो देखो डोमेस्टिक क्या होता है, यहाँ पे डोमेस्टिक व्हीकल होता है, मतलब डोमेस्टिक जो कंपनी है, डोमेस्टिक वो है, और सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, और एक ट्रस्ट और जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करता है वो ट्रस्ट उसके अकॉर्डिंगली। बट ऑफशोर में क्या होता है, जो मैनेज की कंपनी और वो सब है बाहर की होती है, और जो है पोर्टफोलियो इंडियन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। बट जो एसेट मैनेजर है वो भी ऑफशोर होता है, बट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया में होता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये दोनों मिलके करते हैं, ना ही पूरी तरह से इंडिया का होता है ना बाहर का, तो दोनों मिलके साथ में और कुछ ओवरसीज इन्वेस्टर है और इंडिया का भी एडवाइजर है, तो दोनों मिलके करते हैं, उसको यूनिफाइड बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के एडवांटेज क्या है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है हेल। हेल मतलब हेल याद कर लो, 4 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले वेंचर कैपिटल फाइनेंस करते हैं तो हेल मतलब एच फॉर हाई रिस्क, वीसी जो है हाई रिस्क लेने से डरते नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इसलिए उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। और प्रॉफिट मोटिव है तो वो लॉन्ग टाइम में सर्वाइव कर, लॉन्ग टाइम में मतलब ज़्यादा ही हाई रिस्क लेते हैं और हाई रिस्क और हाई अर्निंग में बिलीव करते हैं, वो हाई रिस्क हाई अर्निंग। ये उसके बाद एच ई फॉर इक्विटी पार्टिसिपेट, इक्विटी लगाते, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं जनरली कंपनी के, क्योंकि इक्विटी मानते हैं वो लोन डेट वगैरह थोड़ी ना देते हैं। उसके बाद लैक ऑफ लिक्विडिटी और लॉन्ग टाइम हॉरिजन। लैक ऑफ लिक्विडिटी मतलब एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया तो लंबे टाइम के लिए करते हैं, तो लैक ऑफ लिक्विडिटी होती है। और लॉन्ग टाइम हॉरिजन यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम कितना 10 ईयर्स, तो इट्स ए लॉन्ग टाइम हॉरिजन। तो 4 वर्ड्स हैं आपका, हाई रिस्क, इक्विटी पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टाइम हॉरिजन और लॉन्ग लैक ऑफ लिक्विडिटी। देन आ जाता है एडवांटेज ऑफ वीसी। एडवांटेज यानी कि क्या एडवांटेज है वेंचर कैपिटल फंड लगाने की कंपनी में। तो ये देखो अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ, बड़े लोग हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले अगर बड़े लोग हैं तो इक्विटी फाइनेंस दे सकते हैं आपको, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शेयर कर सकते हैं। बड़े लोग हैं तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हैं। बड़े लोग हैं तो कॉन्टैक्ट तो अच्छे होंगे, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपेबल एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग देने के लिए भी बड़े लोग हैं, और यह आपको आपके लिए एक इनिशियल पब्लिक ऑफर में भी हेल्प कर सकते हैं, और आपके लिए ट्रेड रिस्क भी, ट्रेड सेल भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये अब हमारा है 9th क्वेश्चन, वेरियस स्टेजेस ऑफ पूछा हुआ है इसमें। कैपिटल जो हमारा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की स्टेजेस क्या होती है। वेंचर कैपिटल फाइनेंस स्टेजेस होती है सीड मनी, सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए आइडिया पैसा देते हैं। उसके बाद स्टार्टअप क्या होती है, ये अर्ली स्टेज होती है जहाँ पे प्रोडक्ट वो मार्केटिंग में डेवलप किया, मार्केटिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट राउंड में आपकी सेल और मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के आता है। उसके बाद सेकंड राउंड होता है वर्किंग कैपिटल की फॉर अर्ली स्टेज,
एंड देन थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड में होता है मेजर फाइनेंसिंग, जहाँ पे एक्सपैंड करते हैं हम, न्यू प्रॉफिटेबल कंपनी बनाते हैं। और लास्ट है फोर्थ, यानी कि ब्रिज फाइनेंसिंग। यहाँ ये जो प्रोसेस है, ब्रिज मतलब पब्लिक में जाते हैं, यहाँ पे पब्लिक इश्यू तक जाते हैं, पब्लिक प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा। और अब रिस्क स्टेज है, देखो इसमें, इसको याद करने का तरीका बताऊं, अगर ये एग्जाम में आ जाता है, जनरली आ जाता है, तो देखो ये है ना, देखो ये जो एरो काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 7-5-3-3, ठीक है, और यहाँ पे भी 7-5-3-3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर 7-5-3-3 लिख दो, नीचे 2 पॉइंट छोड़ दो, नीचे एक एक है, इधर 7-5-3 लिख दो, 2 छोड़ के, और ऊपर 10 और 9 लिख दो, ठीक है। तो ये तो पीरियड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम वेरी हाई, हाई सफिशिएंटली हाई, मीडियम और लो, ऐसे कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाता है। सीट मनी स्टार्टअप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद कर सकते हो इसको, किस पीरियड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऐसे याद रहेगा नहीं, अनइवन पीरियड है। तो 7-5-3-3, 7-5-3-3, ऐसे 7-5-3-3, 7-5-3-3, और इधर 2 छोड़ दो, नीचे ऊपर 9-10, इधर 1-1, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैपिटल, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या होता है, डीएसपी की एग्जिट प्लान, मतलब डी यानी कि डी फॉर डील ओरिजिनेशन, डील ओरिजिनेशन यानी कि सबसे पहले डील ओरिजिनेट होती है, मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, जो एनालाइज करते हैं कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर वो सेक्टर फोकस करते हैं, प्रोमोटर फोकस होते हैं, टर्नओवर फोकस करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। फिर डी फॉर डील ओरिजिनेशन, एस फॉर स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद डी डिलीजेंस प्रोसेस स्टार्ट होती है, डील स्ट्रक्चरिंग होती है, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बताते हैं वो कैसे रहेगा, क्योंकि एमआईएस वगैरह देखने पड़ेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करती है तो कैसा जा रहा है कंपनी का, वो सब। फिर एग्जिट प्लान डिसाइड कर लेते हैं कैसे एग्जिट करेंगे, वन वे यानी कि दूसरी पार्टी को सेल करना है इनका इक्विटी पोर्शन, या फिर कुछ और प्लान होगा, ठीक है, प्रोमोटर बनाना हो गया जैसे भी, तो वो एग्जिट प्लान। तो डीएसपी की एग्जिट प्लान इज द वेंचर कैपिटल की स्टेप्स, ठीक है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डील ओरिजिनेशन, डील स्क्रीनिंग, ड्यू डिलीजेंस, देन डील स्ट्रक्चरिंग, देन आपको पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एग्जिट प्लान, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करेंगे स्टार्टअप। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्टअप जनरली जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे बेस्ड होते हैं, और जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एक बाई टर्म है, वो इंक्लूड करती है स्टार्टअप को, बट वो उससे बहुत बड़ी बड़ी टर्म है, और उनका मेन वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो फोकस करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को अटेंड करते हैं, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को, उनका फाइनेंशियल मोटिव होता है, उनका फाइनेंशियल मोटिव नहीं होता है स्टार्टअप का, उनका होता है बिल्ड करना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को। अभी इंडिया में चैलेंजेस प्रायोरिटीज़ क्या है फाइनेंस स्टार्टअप में। मेन चैलेंज है कि राइट टैलेंट और स्कार्सिटी। जो बड़े बड़े लोग हैं वो मेन टैलेंट को एक्वायर कर लेते हैं, उनके पास, अब जो छोटे हैं उनके पास पैसे है नहीं कुछ करने के लिए उनको, तो स्कार्सिटी एंड राइट टैलेंट नहीं मिल पाता उनको। दूसरा है नुमेरिक रेगुलेशन है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो इश्यूज क्रिएट कर देते हैं कई बार। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग आर द सेम एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ, नो आई डोंट अग्री। देखो पीयर टू पीयर आसपास के लोगों, बट क्राउड फंडिंग वेबसाइट पे जाते हो, वहां से पैसे इकट्ठे करते हो, बहुत सारा फंड आ सकते हैं क्राउड फंडिंग से, पूरा दुनिया देखता है आपको क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग इज अ बिग प्लेटफॉर्म इट रेदर देन पीयर टू पीयर, जस्ट कुछ लोग आसपास में से आते हैं। लास्ट में बोला है बिजनेस मॉडल क्या होता है। बिजनेस मॉडल दो तरीके, इसमें देखो अलग अलग तरीका है बिजनेस मॉडल का, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको पूरा पढ़ लेना। बिजनेस मॉडल क्या होता है, जैसे कि दो कंपनीज हैं, दो थिएटर वाले हैं, राम और श्याम, दोनों का सही का काम चल रहा है। मान लो राम अभी पिक्चर खरीद के लाता है, कोई 2.5 लाख में आती है, दोनों ही 2.5 लाख में आते हैं, और उनका जो सेल आउट होता है वो 5 लाख की सेल आउट होती है, तो 2.5 लाख की उनको प्रॉफिट हो जाता है। मान लो डीवीडी खरीद के ला रहे हैं, उसकी डीवीडी यानी कि कैसेट खरीद के ला रहे हैं जो चलानी है उनको थिएटर में, बट अब वो ऑनलाइन आ गया। राम था जो पुराने जमाने का था, वो उसी पे चल रहा है, अभी 2.5 लाख रुपए की लाता है और 2.5 लाख में कमाता है। बट श्याम जो है 2.5 लाख की जगह पर ऑनलाइन खरीदने लगा उसको, और ऑनलाइन चलाने लगा, उसमें 1 लाख में हो जा रहा है वो खर्चा, तो उसने अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया, ठीक है। तो अब उसको बेनिफिट तो पहले 2.5 लाख हो रहा था, अब 4 लाख होने लगा, बट राम को उतना ही है 2.5 लाख। तो उसने क्या पूरा बिजनेस चेंज किया, उसने सिर्फ मॉडल बदल दिया। तो मॉडल एक बड़ी चीज़ होती है, उसमें बहुत सब कुछ आ जाता है, वही ऐसा एग्जाम्पल दिया है, तो उसको पढ़ लेना और ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया, स्टार्टअप फाइनेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर बार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, सिक्योरिटाइजेशन, और हमारा ये एक और नया चैप्टर
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, 4 चैप्टर करते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो आप बड़ा है और थोड़ा सा अलग है, मतलब तो वो आपकी वीडियो पहले से पड़ी हुई है, उसको देख लेना। ठीक है, ये 1 घंटे में हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होती है इसमें क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट। स्टेप्स क्या होती है? क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट, जो भी हैं आपकी डेटर्स हैं उनको उठा के पूल किया जाता है और फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एसवीपी उस बैलेंस शीट में, और बैलेंस उसके लिए, और उसको सेल कर दिया, फिर पेपर के थ्रू उसको सेल करते हैं जो लोग उसमें आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। रिकोर्स टू ओरिजिनेटर अगर है, ठीक है, नॉन रिकोर्स है, रिकोर्स है, उससे डिपेंड करता है। अगर रिकोर्स है तो दोबारा ओरिजिनेटर के पास आ सकते हैं, मतलब बैंक के पास आ सकते हैं। ठीक है, डेटर्स जो है, अगर नहीं है रिकोर्स, नॉन रिकोर्स है, तो फिर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ फंड हो जाती है और क्रेडिट रेटिंग तो दी जाती है इंस्ट्रूमेंट को, तभी तो वो हाई पैसा लेके आएंगे। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, तो ये 5 स्टेप हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, कि क्रिएशन, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट होगा, फिर ट्रांसफर करेंगे एसपीवी में, एसपीवी की ट्रांसफर तो सेल ऑफ स्क्रूटाइज पेपर होगा। कैसे पैसा लाएंगे? वो स्क्रूटाइज पेपर देके ना, इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, नॉन रिकॉर्ड्स है तो पैसा वापस जाएगा, वरना रिकॉर्ड्स है तो नहीं जाएगा। रिकॉर्ड से तो वापस जाएगा, नॉन रिकॉर्ड से तो नहीं जाएगा। रिपेमेंट ऑफ फंड होता है। ठीक है, उसके बाद फंड जो भी पैसा आता रहेगा उसको रिपेमेंट करते रहेंगे बैंक को। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग देनी पड़ेगी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सेल आउट करने के लिए। उसके बाद चलते हैं फीचर क्या है। फीचर यही है, कुछ फीचर हो जाते हैं। फीचर में क्या है? बीटीएस, जो बीटीएस एक कोरियन वो है बैंड, उस टाइम पे बनाया था इसको। तो बीटीएस क्रिएटिंग होमोजेन ट्रेंचिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन का, उसको प्रोसेस देखा जाता है जो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करते हैं हम, जो बैक करा जाता है कोलेटरल से। ठीक है, उसके बाद बंडलिंग एंड अनबंडलिंग करते हैं असेट की। सबसे पहले बंडल करके सेल आउट करते हैं, फिर वहाँ पे जाके दोबारा अनबंडलिंग करते हैं। अलग अलग टूल में बनाया जाता है, अलग अलग रिस्क के अकॉर्डिंगली। देन टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, भाई अलग अलग टूल में बनाए जाते हैं। देन स्ट्रक्चर फाइनेंस है, मतलब जो जो अलग अलग असेट बनाई है उसको वो इशू करते हैं स्ट्रक्चर स्क्रूटाइज पेपर एंड पैसा लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल फाइनेंस है ट्रेंचिंग, यानी कि वो अलग अलग ट्रेंच में बनाया जाता है। ये इतना रिस्क वर्दी है, इतना परसेंटेज इस पर रिटर्न वगैरह होगा। और फिर होमोजेनिटी बनी रहती है बिकॉज वाइड नेचर हो जाता है। ठीक है, तो बीटीएस क्रिएटिंग होमोजेन ट्रेंचिंग। तो 5 पॉइंट है। B4 बंडलिंग हैंडलिंग, क्रिएशन ऑफ आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। B40 आपका टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज पर स्ट्रक्चर फाइनेंस, ट्रेंचिंग एंड होमोजेनिटी। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है, देखो सबसे पहले ओ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है ओरिजिनेटर के लिए, यानी बैंक जिनके पास ये नॉन पेमेंट ऑब्लिगेशन है, यानी कि डेटर्स हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं। ओ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, देखो वैसे भी उनकी बैलेंस शीट में कुछ दिखता नहीं है, वो लॉस असेट दिख रहे होते हैं, तो कोई वैल्यू तो होती नहीं। तो ओ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई, पैसा आ गया उनके पास। दूसरा मोर स्पेशलाइजेशन, अब वो मेन धंधे पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिनको लोन वगैरह देना है बैंक में, उस पर काम कर पाएंगे। इंप्रूव करते हैं, फाइनेंशियल रेशो भी इंप्रूव हो जाते हैं आपके। ठीक है, जब आपकी जो ये पैसा ज़्यादा आ रहा है आपको, कैपिटल वेटेड असेट रेशो इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव इंप्रूव हो जाता है। और रिड्यूस वर्किंग कैप कॉस्ट, रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। जो स्क्रूटाइज पेपर है वो उनका जो है क्रेडिट इनहेंस हो जाता है, और फिर उसकी वजह से जो ओरिजिनेटर है वो उस पर स्प्रेड कमा सकता है। तो ये जो है बोरिंग कॉस्ट में उसको हेल्पफुल हो जाती है, तो रिड्यूस हो जाती है उसकी बोरिंग कॉस्ट भी। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे। वो बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेनी बिजनेस, हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज एंड रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के एंगल से क्या क्या है? देखो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। रिस्क क्या है? अलग अलग ट्रेंच है, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, अभी क्या है, इनको सरफेसिया जैसा एक एक्ट गवर्न करने लगा है, तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होगी। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट है, तो जब थर्ड पार्टी कोई डिफॉल्ट करेगी तो वो सिक्योरिटीज़ जो है इन केस ऑफ रिकोर्स वो दोबारा ओरिजिनेटर के पास जा सकते हैं कि नहीं मिला पैसा, लाओ वापस ले लो अपनी और हमारे पैसे वापस करो। तो रिकोर्स है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। उसके बाद आते हैं हम OSI। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं सिक्योराइजेशन प्रोसेस में? तो अगर प्राइमरी पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो आपके कौन से हैं? ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल और इन्वेस्टर्स। ओरिजिनेटर कौन है? बैंक, जो स्टार्ट करता है डेटर्स को सेल आउट करना। स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कंपनी वगैरह है जिसमें वो ट्रांसफर किए जाते हैं, जो ARC या असेट मैनेजमेंट कंपनी वगैरह होते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और इन्वेस्टर, जो लोग उसमें स्क्रूटाइज पेपर्स को खरीद के उसमें पैसा लगाते हैं दोबारा से, ट्रेंचिंग वगैरह
अलग अलग लेवल पे। उसके बाद दूसरी तरफ देखा जाएगा सेकेंडरी पार्टीज कौन होती है, ओब्लिगर। ओब्लिगर जो मेन बंदा है जिसको पैसा देना है, ये जो बैलेंस शीट में खड़ा होता है बैंक की, तो जिसने डिफॉल्ट किया है। रेटिंग एजेंसी की नीड होती है उसको स्क्रूटाइज पेपर को अच्छा दिखाने के लिए, क्रेडिट इनहेंस करने के लिए। रिसीविंग पेइंग एजेंट होते हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसर होते हैं जो कलेक्ट करते हैं जहाँ पेमेंट ओब्लिगर से और पास करते हैं एसपीवीपी को। उसके बाद आपके क्रेडिट, ये गुंडे होते हैं जो रिसीविंग पेइंग एजेंट होते हैं मेनली। एजेंट और ट्रस्टीज, ठीक है। उसके बाद एजेंट और ट्रस्टी होते हैं जो जो इस सबको मैनेज करते हैं। और क्रेडिट इन्हेंसर होता है। फिर एक क्रेडिट इन्हेंसर कौन होता है, जो क्रेडिट रेटिंग बढ़ाता है उस चीज़ की। और स्ट्रक्चर लास्ट में जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है वो स्ट्रक्चर है बंदा, बैंक से लेके एसपीवी से लेके इन्वेस्टर से लेके, और पूरा जो प्रोसेस मैनेज कर रहा है वो स्ट्रक्चर होता है। तो 6 पॉइंट है यहाँ पे। ट्रेसेस, ओ ट्रेसेस मतलब पूरा ट्रेसेस में चल रहा है सब कुछ, तो ओ ट्रेसेस से 5 पॉइंट याद रखना। 6 पॉइंट सब, इसमें ये नहीं है कि 4 मार्क का रहे तो 4 पॉइंट लिख दोगे मार्क मिलेंगे, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा हर एक पॉइंट। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है इंडिया में स्क्रूटाइजेशन में, तो प्रॉब्लम है स्टील, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी सब काफ़ी स्टेट में काफ़ी हाई है, तो एक इशू हो जाता है। और ये सारा काम पेपर पे होना है, तो पेपर पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसीलिए ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है इंडिया में। इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है जो स्क्रूटाइज की है। और उसके बाद टैक्सेशन, टैक्सेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी इससे रिलेटेड कि कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है और कोई मेथड वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग के लिए भी कोई स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग वो गाइडलाइंस नहीं है, तो जैसे जिसका मन करता है वैसे अकाउंटिंग कर लेते हैं इसकी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। इनएडिक्वेट डेप्ट स्ट्रक्चर है, कहते हैं अभी इंडिया के मार्केट में इतना डेप्ट स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली, तो ये भी ऑब्स्टेकल है। उसके बाद इनफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ है, तो कानून वगैरह जो है वो भी इनफेक्टिव हैं लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, ताकि इस चीज़ को स्क्रूटनाइज पेपर को जो मॉर्गेज करने के लिए। तो 5 पॉइंट है स्टील, आपका स्टैम्प ड्यूटी, एंड देन आपका स्टैम्प ड्यूटी अकाउंटिंग, ए फॉर स्टैम्प ड्यूटी, एस फॉर स्टैम्प ड्यूटी, टी फॉर आपका टैक्सेशन, ए फॉर अकाउंटिंग, आई फॉर आपका ये एल फॉर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आई फॉर इंडियन लिक्विड डेट मार्केट, इन इफेक्टिव फॉर क्लोजर लो, आई 2 बार होगा, ठीक है। देन है प्राइसिंग ऑफ द स्क्रूटनाइज इंस्ट्रूमेंट कैसे होती है। तो प्राइसिंग देखो 2 तरीके से हो सकती है, फ्रॉम एंगल ओरिजिनेटर्स के पॉइंट से और इन्वेस्टर के पॉइंट से। ओरिजिनेटर के पॉइंट से क्या होती है कि ओरिजिनेटर को कुछ इनफ्लो, जितना आउटफ्लो करना पड़ रहा है ना अब से एटलीस्ट वो तो रिकवर हो जाए। पहले तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, अब जो खर्चा हो वो कम से कम रिकवर हो जाए। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उनको जो मार्केट डेट मिलती है, कहीं और पैसा लगाते उतना मिलता उतना वापस आ जाए, बहुत है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जितना यहाँ इन्वेस्ट करें जितना मार्केट में कर ले सेम केडी के हिसाब से आ जाए, वो बहुत है। स्क्रूटनाइजेशन इन इंडिया कैसा चल रहा है। स्क्रूटनाइजेशन इन इंडिया में एक हमको नोट्स लिखना है। ये नोट क्या है, सिटी बैंक जो था सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। सेल्स टैक्स डेफरल और एयरक्राफ्ट रिसीवर्स में ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। सरफेसी एक्ट आ गया 2002 में, और जिसमें एनपीए सॉल्व हो जाते हैं विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट। उसके बाद मैक्रो फाइनेंसिंग जो कंपनीज हैं एनबीएफसी हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया। एंड आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनएचबी बैंक कर रहे हैं 7,000 करोड़, 70,000 करोड़ की जो हाईएस्ट लेवल थी अप्रोक्सीमेटली थी 2016 में क्राइसिल की रिपोर्ट के हिसाब से। और इन ऑर्डर टू फर्दर इनहेंस द इन्वेस्टर बैक सिक्योरिटीज, सेबी ने अलाउ किया है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज्ड डेट ऑफ ऑल अनलिस्टेड कंपनी अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये हिस्ट्री है सिक्योरिटाइजेशन की इन इंडिया में। तो ये हमारा सिक्योरिटाइजेशन भी हो गया है खत्म, स्टार्टअप हो गया, सिक्योरिटाइजेशन हो गया। तो देखो अगर हमारा देखें 4 चैप्टर हमने खत्म कर लिए करीब करीब 1 घंटे में, 1 घंटे का भी टाइम नहीं हुआ, तो करीब आपके 16 मार्क कवर हो गए हैं। सिक्योरिटी एनालाइजेशन, सिक्योरिटी एनालिसिस रह गया है, वो आप वीडियो स्पेसिफिक है, लिंक भी है पीडीएफ में देख सकते हो। बट ये मैराथन में आपका खत्म हो गया पूरे चैप्टर, चारों चैप्टर है आपका। फाइनेंशियल पॉलिसी, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप एंड रिस्क मैनेजमेंट, 4 चैप्टर आपके कवर है। सिक्योरिटी एनालिसिस आप बाद में कर लेना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपको 16 मार्क्स दिलवा दे ये वीडियो, और एनालिसिस के लिए आप अलग से देख सकते हो। तो मेनली इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखना है कि आपको मेनली इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और पॉइंट्स को पढ़ोगे और अंडरस्टैंडिंग होगी तो वहाँ पे लिख दोगे। मेनली हेडिंग सेम याद रहनी चाहिए, अंदर का आप थोड़ा सा सिंपल वे में लिख सकते हो, बट पॉइंट एग्जैक्टली मीनिंग वो सेम होना चाहिए, उस चीज़ पे आपको मार्क्स मिल जाता है।
तो बस इसको अच्छे से करते रहिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब ये लास्ट कुछ दिन है, इसमें आप ये देख लो, उसके बाद आपको एफर्ट शुरू करना ही है 2-4 दिन में, तब तक ये आप देख सकते हो, आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आपको 16 मार्क्स की थ्योरी यहाँ से मिल जाएगी, और 16 नहीं तो 12 की आ जाएगी, 1-2 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल चैप्टर से भी आ गए तो एटलीस्ट 12 मार्क्स तक का तो यहाँ से आएगा ही एटलीस्ट। तो आई एम होपिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।